हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दी एडवोकेट एक्ट 1961। और ये आज का हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा होगा, थोड़ा सा लंबा होगा। और इस वीडियो को अगर आप पूरी सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा, मतलब कि आपको इसके एडवोकेट एक्ट के बैकग्राउंड और ये मतलब कि कब इम्पैक्ट में आया था, ठीक है, और इसके रीज़न क्या थे। और इसमें काफ़ी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और जो स्टेट बार काउंसिल है और जो एडवोकेट के कंडीशंस उसके ऊपर इम्पोज की जाती है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से। ठीक है, इससे आपको ऊपर ऊपर का इसको क्लियर हो जाएगा एडवोकेट एक्ट के बारे में। और हम अपनी आगे चलकर हम फर्दर वीडियोस में एडवोकेट एक्ट के सभी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इसके नेचर क्या था। ठीक है, इसमें यही जानेंगे हम, क्योंकि हम इंडियन लीगल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम इसके जो हिस्ट्री है इसकी, इसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को जानते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन कंटेंड इन इट्स 14th रिपोर्ट 1958 provided a blueprint for the government of India to bring out a comprehensive legislation on legal profession in India। तो इस पॉइंट में ये कहा गया था, जो लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन की जो 14th रिपोर्ट थी 1958 में इसने सबमिट की थी, और इसने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया था फॉर दी ब्रिंग आउट अ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। मतलब कि जो लीगल प्रोफेशन है, इसका लेजिस्लेशन है, उसके ऊपर जो लेजिस्लेचर है उसके ऊपर मतलब कि लॉस बनाए लीगल प्रोफेशन के ऊपर इंडिया में, ताकि उनके जो लीगल प्रोफेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए और उसको ज़्यादा चेंजेस करने की भी जरूरत भी है। ठीक है, तो इस वजह से मतलब इसके बैकग्राउंड में ये कहा गया था इस पॉइंट में। और इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है, कॉन्सिक्वेंटली एडवोकेट एक्ट 1961 वाज इनेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ अमेंडिंग एंड consolidating the law relating to legal practitioners and also for providing the constitution of state bar councils। कॉन्सिक्वेंटली जो एडवोकेट एक्ट 1961 है इसको इनेक्ट किया गया किस पर्पस के लिए? फॉर अमेंडिंग दी कॉन्सोलिडेटेड लॉ रिलेटिंग टू लीगल, जो लीगल प्रैक्टिशनर थे इस एक्ट से पहले, उनमें चेंजेस की जाए। ठीक है, उनमें चेंजेस लाए थे। एंड ऑल्सो फॉर प्रोवाइडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बार काउंसिल। उस समय स्टेट बार काउंसिल भी नहीं थी, उसमें भी जो हर मतलब कि एवरी स्टेट इस्टेब्लिश द स्टेट बार काउंसिल, ताकि जो बार काउंसिल है वो अपने स्टेट के बेसिस पर अपने जो बार काउंसिल है उनको जो अंदर एडवोकेट्स वर्क करते हैं उनको जो प्रोफेशन है उसको अच्छे से वर्क कर सके, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, जो लीगल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। ओके, और थर्ड इसका बैकग्राउंड है, ऑल इंडिया बार काउंसिल वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट। और ऑल इंडिया बार काउंसिल भी इस एक्ट के अंडर में इस्टेब्लिश किया गया था। ऑल इंडिया बार काउंसिल, ऑल इंडिया मतलब कि पूरी इंडिया में जो अप्लाई होती, मतलब कि वो पूरी इंडिया में ऑल इंडिया बार काउंसिल होनी चाहिए, एक होती है। और स्टेट में एवरी स्टेट इस्टेब्लिश दी स्टेट बार काउंसिल, ठीक, वो स्टेट के बेसिस पर होती है। और उसके नेक्स्ट पॉइंट में कहा कि द एक्ट कंसिस्टेड ऑफ 57 सेक्शंस स्प्रेड ओवर 6 चैप्टर्स। देखिए, जिस समय एडवोकेट एक्ट 1961 आया था उस समय इसमें 57 सेक्शन थे और 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका बैकग्राउंड, ये जो हमने बैकग्राउंड जाना है अभी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आप साथ के साथ इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लेना, और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मतलब कि इसके जितने भी नोट्स हैं उनको अच्छे से रीड करना, इससे आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके रीजन में। इसका रीजन क्या था? रीजन, ठीक है, द रीजन फॉर पासिंग दिस एक्ट आर एज फॉलोज। फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया बार काउंसिल एंड अ कॉमन रोल ऑफ ऑल एडवोकेट्स दैट शुड बी इस्टेब्लिश फॉर ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। इसका रीजन ये था कि पहला रीजन ये था, जो मतलब कि जो इंडियन बार काउंसिल है और जो एडवोकेट्स है उनके कॉमन रोल किया जा सके। मतलब कि जो कॉमन रोल मतलब कि उनका एक रिकॉर्ड होता है कॉमन रोल में एडवोकेट्स का, उसके अंदर सभी के नाम होते हैं दर्ज, और उनको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसको बनाया जाता है। ठीक है, उसको एक ही जगह पर रखा जाता है। और इंडियन बार काउंसिल है जो, वो उसको मतलब कि इस कॉमन रोल को उसके फंक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, इस वजह से, ताकि शुड बी एस्टैब्लिश फॉर ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, ताकि इंडिया में जो कोर्ट्स है उसके अंदर इस्टेब्लिश किया जाए एवरी स्टेट बेसिस पर, ताकि जो बार काउंसिल है स्टेट बार काउंसिल उसको भी अच्छे से उसकी जो वर्किंग है उसको अच्छे से किया जाए। ठीक है, इसका ये भी रीज़न था ताकि एडवोकेट का कॉमन रोल है उसको अच्छे से उसके फंक्शन को वर्क किया जाए। और सेकंड में है, फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द बार इनटू अ सिंगल क्लास ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स नोन एज एडवोकेट।
मतलब कि इस पॉइंट में एक आ गया है कि जो इस एक्ट के आने से पहले काफ़ी मतलब कि नाम से जाने जाते थे जो लीगल प्रैक्टिशनर थे, जैसे कि वकील, अटॉर्नीज, ठीक है, इस नाम से जाने जाते थे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद अब जो लीगल प्रैक्टिशनर्स है उनको जाना जाने लगा एडवोकेट के नाम से, ठीक है, क्योंकि एडवोकेट एक्ट था इसका नाम भी। और इसका थर्ड रीजन है टू सेट यूनिफॉर्म क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन ऑफ अ पर्सन एज एन एडवोकेट। मतलब कि इस एक्ट के आने के बाद एक क्वालिफिकेशन यूनिफॉर्म कर दिया गया था फॉर दी एज एन एडवोकेट, ताकि एज एन एडवोकेट अगर उसको एडमिशन लेना है तो उसको एक क्वालिफिकेशन फुलफिल करनी होगी, ठीक है, क्वालिफिकेशन जैसे इस टाइम LLB की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से है, उसको एडवोकेट बनने के लिए क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना होगा। For the division of advocates into senior advocates and other advocates that should be based on the merit। मतलब कि इसका रीजन यह भी था कि जो दो तरह की डिवीजन थी इसमें एडवोकेट्स में, सीनियर एडवोकेट और अदर एडवोकेट्स, ठीक है, ये दो थे। तो इनको मेरिट के हिसाब से, मेरिट के बेस पर इसको डिवाइड किया जाए, ठीक है, इसको इसमें डिवीजन की जाए। इस एक्ट का ये भी रीजन था। फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस बार काउंसिल, ऑटोनोमस मतलब कि इंडिपेंडेंट, मतलब कि ताकि इस एक्ट के आने के बाद जो बार काउंसिल है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, उसको क्रिएट की जाए। वन फॉर द होल ऑफ द इंडिया एंड वन फॉर ईच स्टेट, ताकि वो इंडिया में थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट में थी, स्टेट बेसिस पर इंडिया में स्टेट बार काउंसिल, ठीक है। तो उनके जो इनका जो क्रिएशन है वो ऑटोनोमस अपने फंक्शन को फुलफिल करे, ऑटोनोमस मतलब कि इंडिपेंडेंटली। For the abolishment of Indian Bar Council Act 1926 and all other laws on the subject, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो इस एक्ट के आने के बाद जो इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 था और जो अदर एक्ट से और अदर लॉज थे इस सब्जेक्ट के ऊपर, उनको एबोलिश कर दिया गया था एडवोकेट एक्ट 1961 आने के बाद, ठीक है। तो ये हमारे रीजन भी हो गया कंप्लीट और हमारा बैकग्राउंड भी हो गया। तो अब हम अपने तीन और फंक्शन के बारे में जानेंगे। तीन कौन से? ऑल इंडिया बार काउंसिल और एक स्टेट बार काउंसिल, रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग एडवोकेट्स, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल। इसको कैसे स्टैब्लिश किया गया था, इसकी क्या कंपोजिशन थी, इसकी क्या मतलब कि इसके अंदर कितने मेंबर थे, इसका क्या कंपोजिशन था, इसके अंदर इसमें यही जानेंगे हम। इसका सबसे पहले हम फीचर्स के बारे में जानेंगे। ऑटोनोमस बॉडी, under this act it was made clear that the all India bar council and the state bar councils are autonomous bodies। मतलब कि जो ऑल इंडिया बार काउंसिल है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब कि एक इंडिपेंडेंटली बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो अपने जो डिसीजन है वो अपने इंडिपेंडेंटली दे सके ताकि, ठीक है, और वो किसी के दबाव में ना सके एग्जीक्यूटिव के बेस पर, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव में मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव में मेंबर्स होते हैं उनके उसमें इंडिपेंडेंटली वर्क करती है ये, ठीक है। तो इसमें ये ऑटोनोमस बॉडी है। कंपोजिशन क्या था इसका? बार काउंसिल ऑफ इंडिया शैल बी कंपोज्ड ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड वन मेंबर इलेक्टेड बाय ईच स्टेट बार काउंसिल फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। मतलब कि जो बार काउंसिल में इसका क्या कंपोजिशन था? कंपोजिशन इसमें था एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए बार काउंसिल में, ऑल इंडिया बार काउंसिल में, एंड वन मेंबर इलेक्टेड बाय ईच स्टेट बार काउंसिल फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। मतलब कि हर एक स्टेट में स्टेट बार काउंसिल होती थी, तो हर एक स्टेट बार काउंसिल में से एक एक मेंबर इसका मेंबर होना चाहिए, किसका वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो इस तरह से ये बार काउंसिल के मेंबर्स चुने जाते थे। देयर शुड बी अ चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हु शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब कि एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, हु शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब कि इनको इलेक्ट कौन करते हैं? बार काउंसिल के मेंबर्स, ठीक है। और बार काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन होते हैं अभी मैंने बताया है। उसमें एक अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसको भी अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो मेंबर्स होते हैं इसमें एवरी स्टेट बार काउंसिल वन मेंबर इलेक्टेड, मतलब कि एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है हर एक स्टेट बार काउंसिल में और उनको मेंबर बना दिया जाता है ऑल इंडिया बार काउंसिल का। और उसके बाद इसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इलेक्ट किए जाते हैं बाय दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इसके मेंबर होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो ये था इसका कंपोजिशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन। इसका फंक्शन क्या था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का? टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू द प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ द एडवोकेट। मतलब कि जो बार काउंसिल है वो मतलब कि रूल्स जो प्रोफेशनल कंडक्ट होते हैं एडवोकेट के, ठीक है, उसके लिए रूल्स क्रिएट करती है, ठीक है।
रूल्स बनाती है एडवोकेट के लिए। टू ले डाउन द प्रोसीजर फॉर द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। मतलब जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एंड ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, उनकी जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है मतलब कि डिसिप्लिन बनाती है, ठीक है, बार काउंसिल में या फिर उनकी कोर्ट्स में जो एडवोकेट्स के डिसिप्लिन होते हैं उनको बताती है, उसका प्रोसीजर को बताती है डिसिप्लिनरी कमेटी, ठीक है। तो इसका ये फंक्शन था। दूसरा थर्ड में आता है टू रिप्रेजेंट द राइट्स प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स। मतलब कि बार काउंसिल का ये भी फंक्शन था कि ये राइट्स और प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट होते हैं जो एडवोकेट के, उसको रिप्रेजेंट करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, एडवोकेट्स के। टू मेंटेन द स्टैंडर्ड एंड प्रमोट द लीगल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए जो लीगल एजुकेशन सिस्टम होता है मतलब कि जो लॉ कॉलेजेस हो गए, लॉ यूनिवर्सिटीज़ होगी, ठीक है, तो ये इनको मतलब कि इनको मेंटेन करने का काम करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उनको प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है। टू रिकॉग्नाइज द डिग्री इन लॉ टू क्वालिफाई द एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट। मतलब कि अब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है इसको मतलब कि ये भी एम्पावर किया गया है कि अगर एडवोकेट को डिग्री अगर लेगा तो उसको एनरोलमेंट क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है, उसको एनरोलमेंट यही प्रोवाइड करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और स्टेट बार काउंसिल भी एनरोलमेंट प्रोवाइड करता है, वो स्टेट के बेसिस पर होता है, ये ऑल इंडिया बार काउंसिल मतलब पूरी इंडिया में कहीं पर भी प्रैक्टिस करता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकता है उसके बाद, तो उसको हम आगे भी जानेंगे। टू ऑर्गेनाइज लीगल एड फॉर द पुअर एंड ऑल्सो टू होल्ड सेमिनार्स। मतलब कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो पुअर्स पीपल्स होते हैं उनके लिए लीगल एड कैंप्स लगाती है, ठीक है, और सेमिनार्स होल्ड करती है ताकि जो पुअर्स पीपल हैं उनको अपने अधिकार के बारे में पता लगे, उनके अपने राइट्स और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जो राइट्स मिले हैं उनके बारे में पता लगे, वुमन के क्या राइट्स हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या उनके राइट्स हैं, उनको ये अवेयर करती है, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं इसके फंक्शन में। टू मेक एफर्ट द बिकमिंग द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लीगल बॉडी। मतलब कि जो इंटरनेशनल लीगल बॉडीज होती हैं उसमें एफर्ट्स करती है ताकि वो उसके मेंबर बना रहे, ठीक है, उसमें इंटरनेशनल लीगल बॉडी में अपने उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो उसमें एफर्ट्स करते हैं काफ़ी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल बॉडीज़ में, इंटरनेशनल लीगल बॉडीज़ होती है जो, ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। ये मतलब ये प्रोवाइड करती है एडवोकेट्स को ताकि वो एज एन एडवोकेट वो एडमिट हो सके और एनरोलमेंट दिया जा सके एडवोकेट को। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये भी फंक्शन है। टू एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द स्टेट बार काउंसिल। मतलब कि स्टेट बार काउंसिल पर इसका सुपरविजन कंट्रोल होता है और, ठीक है, और जनरल कंट्रोल होता है किसके ऊपर, स्टेट बार काउंसिल, क्योंकि स्टेट बार काउंसिल अंडर दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, ठीक है। तो इस वजह से स्टेट बार काउंसिल को कंट्रोल भी करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी जो भी इसने अपने रूल्स बनाए हैं तो स्टेट बार काउंसिल को भी इसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन हो गया हमारे इंडियन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। अब हम चलते हैं, ये हमारा क्या हो गया पूरा कंप्लीट, जो हमने जाना है इसमें कंपोजिशन, इसके फंक्शन, ठीक, ये ऑटोनोमस बॉडी होती है, ठीक है, इसके बारे में जाना मैंने। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा कंप्लीट हो गया अभी ये। अब हम चलते हैं अपने स्टेट बार काउंसिल में। स्टेट बार काउंसिल में आखिर ये कैसे, इसके अंदर कंपोजिशन होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, इसमें क्या कंपोजिशन है, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे हम। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन स्टेट बार काउंसिल का। ओरिजिनली द कॉन्सेप्ट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल was to have bar council at state level, but later on the state bar council were established as high court wise। मतलब कि शुरू में तो ये इसको जो स्टेट बार काउंसिल है उसको इस्टेब्लिश किया गया था स्टेट लेवल पर। मतलब कि स्टेट है तो फिर बार काउंसिल वहीं पर इस्टेब्लिश की जाती थी, स्टेट बार काउंसिल। लेकिन बाद में जैसे कि कहीं पर किसी भी स्टेट में हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के बेसिस पर उसको बाद में स्टेट बार काउंसिल इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो पहले तो स्टेट लेवल पर होता था लेकिन अब हाई कोर्ट के बेसिस पर होने लगा। जहाँ पर हाई कोर्ट है तो वहीं पर स्टेट बार काउंसिल होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका इंट्रोडक्शन था स्टेट बार काउंसिल का। तो ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम चलते हैं इसके कंपोजिशन है, स्टेट बार काउंसिल कंपोजिशन। There shall be elected member from among the advocates who form the electorate in accordance with the system of proportional representation। मतलब जो इसके मेंबर्स थे, इसके मेंबर्स को एडवोकेट्स के बीच में से ही इलेक्टेड किया जाता था। मतलब इलेक्शन के बेस पर स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट्स के बीच में से ही मेंबर्स को बनाया जाता था, ठीक है। और इसका जो सिस्टम था इसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। मतलब कि इसके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर ही इलेक्ट किए जाते थे मेंबर्स को, इसमें स्टेट बार काउंसिल में। द मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वेर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्टोरेट।
मतलब कि जो इलेक्ट होकर आते थे मेंबर्स उनको वेरी किया जाता है इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्टोरेट्स, ठीक है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पर मतलब कि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको इलेक्टोरेट किया जाता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 द टर्म ऑफ दोज इलेक्टोरेट्स इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट। मतलब कि इसमें पॉइंट में क्या है कि जी एडवोकेट 1961 के आने के बाद जो इलेक्शन था, जो इलेक्शन होते थे, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, जब भी मतलब कि जो इनका टेन्योर था, इनका टेन्योर का मतलब कि जब भी रिजल्ट आता था इलेक्शन का, ठीक है, मेंबर सिलेक्ट होकर आते थे, उसके बाद से स्टार्ट हो जाता था 5 साल का पीरियड, ठीक है, 5 साल का पीरियड खत्म होने के बाद फिर से इलेक्शन होते थे, तो इनका 5 साल का टेन्योर था, ठीक है। इस लाइन का कहने का मतलब यही है। आगे चलते हैं। अंडर दी सैड एक्ट देयर शैल बी वाइस चेयरमैन इलेक्टेड बाय द मेंबर्स फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। मतलब कि जो मेंबर्स इलेक्ट होकर आते थे उसमें उन्हीं के बीच में से वाइस चेयरमैन इलेक्ट किया जाता था, ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। तो अब हम चलते हैं इसके फंक्शन में। इसका फंक्शन क्या था स्टेट बार काउंसिल का? टू एडमिट द पर्सन एज एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल्स, ठीक है, जो एडवोकेट्स है उनको एज एडवोकेट एडमिट किया जाता था रोल में। रोल मतलब कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, रोल होते हैं जो एडवोकेट्स के रिकॉर्ड होते हैं, उनको डॉक्यूमेंट फॉर्म में मतलब बनाया जाता है, ठीक है। एडवोकेट्स के उसमें सभी उनके रिकॉर्ड होते हैं, उनके नाम होते हैं उनमें, ठीक है। टू प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रोल्स, ठीक है, उनके रोल्स को मेंटेन करके रखती है, उनको प्रिपेयर करके रखती है स्टेट बार काउंसिल, जो मतलब कि स्टेट के अंडर में जो एडवोकेट्स आते हैं उन्हीं को मेंटेन कर रखती है और किसी स्टेट के अंडर में वो नहीं करती, ठीक है। टू एंटरटेन एंड डिटरमाइन द केसेस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट केसेस और रोल, मतलब ये अगर कोई भी मिसकंडक्ट होता है अगेंस्ट केसेस और रोल, ठीक है, तो फिर यही मतलब कि डिटरमाइन करती है स्टेट बार काउंसिल और उसको एंटरटेन करती है, ठीक है। टू सेफ गार्ड्स राइट्स प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल। इसको हमने काफ़ी पॉइंट्स इसमें, जैसे हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पढ़े थे वैसे इसमें कुछ पॉइंट आएंगे, ठीक है, जिस तरह से हमने पहले भी पढ़ा था। टू सेफ गार्ड राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन इट्स रोल्स, ठीक है, तो इसको हमने बताया था आपको थोड़े पहले। टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द बार एसोसिएशन, मतलब कि जो बार एसोसिएशन है उसको प्रमोट करते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। टू प्रमोट एंड सपोर्ट ऑल रिफॉर्म्स, तो मतलब कि जो लॉ रिफॉर्म्स है उनको सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज लीगल एड फॉर द पुअर इन अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर, मतलब कि जो ऑर्गेनाइज करती है लीगल एड फॉर द पुअर इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, जैसे हमने ऊपर भी बताया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उन ऑर्गेनाइज करती है लीगल एड्स, कैंप लगाती है पुअर्स के लिए ताकि उनको अपने राइट्स के बारे में पता लगे, ठीक है। टू मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द बार काउंसिल, मतलब कि ये मैनेज करके रखती है, इन्वेस्ट जो भी फंड इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है, बार काउंसिल में उसको मैनेज करती है बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल, ठीक है। टू प्रोवाइड द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स, ये मतलब कि इलेक्शन जो मेंबर्स के इलेक्शन है उसको भी कंडक्ट कराती है, ठीक है। टू विजिट एंड इंस्पेक्ट द यूनिवर्सिटी इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन फ्रॉम अंडर दिस एक्ट। इस पॉइंट में कहा गया है कि ये जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती है, लो यूनिवर्सिटीज़ होगी, ठीक है, तो उसमें ये विजिट करती है और इंस्पेक्ट भी करती है, ठीक है, डायरेक्शन फ्रॉम अंडर दिस एक्ट, मतलब कि इस एक्ट के अंडर में जो भी डायरेक्शन होती है, ठीक है, और ये स्टेट बार काउंसिल करती है। टू परफॉर्म ऑल अदर फंक्शंस कन्फर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट, मतलब कि जो भी एक्ट में फंक्शन बताए गए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के और बार काउंसिल ऑफ स्टेट के, तो उसको परफॉर्म करती है ये। तो ये था हमारा फंक्शन स्टेट बार काउंसिल का भी, ठीक है। इसमें हमने कंपोजिशन के बारे में जाना, इसको हम अच्छे से हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी देख लिया और स्टेट बार काउंसिल को भी देख लिया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट में, रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग एडवोकेट्स, मतलब कि जो एडवोकेट्स के रिगार्डिंग में रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो कैसे थे, ठीक है। इसमें हम कुछ सेक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट्स एडमिटेड इन दी कोर्ट, मतलब कि जो क्वालिफिकेशन थी एडवोकेट की उसको एडमिट किया गया कोर्ट में, ठीक है, इस एक्ट के आने के बाद। दी मतलब कि क्वालिफाई होना चाहिए एडवोकेट, क्वालिफिकेशन उसको होनी चाहिए, ठीक है, तो तभी जाकर वो एज एन एडवोकेट कोर्ट में एडमिट हो सकता है। द कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी टू बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट आर कंटेंट इन सेक्शन 24 ऑफ दिस एडवोकेट एक्ट, मतलब कि एडवोकेट एक्ट में 24 सेक्शन है, उसमें एनरोल होने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी और कंडीशन बताई गई है 24 सेक्शन में। इसको हम देखते हैं 24 सेक्शन में क्या है, ठीक है। इसमें कंडीशन है वैसे तो एडवोकेट की, अगर उसकी एलिजिबिलिटी क्या है एनरोल्ड होने के लिए, ठीक है। द स्टेट्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर ए पर्सन टू बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट शुड बी, तो इसके कुछ मतलब कि नीचे पॉइंट दिए गए हैं, इसको हम जानेंगे इसके क्या प्रोविजन थे, ठीक है, इस एक्ट में 24 सेक्शन के अंडर में क्या कंडीशन थी, देखते हैं इसमें।
फर्स्ट है इसमें ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, प्रोवाइडेड हाउएवर ए नेशनल ऑफ एनी अदर कंट्री में ऑल्सो बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट ऑफ इन इंडिया। मतलब कि अगर किसी और कंट्री का पर्सन भी अगर हमारे इंडिया में आकर एज एन एडवोकेट इंडिया में एनरोल होना चाहता है तो भी उसको परमिशन दी जाती है। कैसे? इफ़ द कंट्री टू विच ही बिलोंग्स, मतलब कि अगर किसी और कंट्री से बिलोंग करता है, परमिट्स ड्यूली क्वालिफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया टू बी एनरोल्ड फॉर लीगल प्रैक्टिस इन दैट कंट्री। मतलब कि इस पॉइंट में ये कहा गया है कि एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एज एन एडवोकेट, मतलब कि अगर उसको एडवोकेट एनरोल कराना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, स्टेट बार काउंसिल में। तो अगर किसी और कंट्री का कोई पर्सन एनरोल कराना चाहता है एज एन एडवोकेट, ठीक है, और उसके पास सारी क्वालिफिकेशन भी है, तो उसको अपनी कंट्री से परमिशन लेनी होगी और दूसरी कंट्री में जाकर उसको परमिशन लेनी होगी। लेकिन अगर अपनी कंट्री दूसरी कंट्री से ये कहती है कि आप अगर हमारी कंट्री में जो लीगल प्रैक्टिशनर होते हैं, अगर आप हमारी कंट्री में एनरोल करते हैं हमारे सिटीजन्स को, तो आप मतलब कि उसको परमिट करती है किस्म से, ठीक है। दोनों कंट्री आपस में एक समझौता करती है, ट्रीटी करती है इसी बेसिस पर, तो फिर उसी के हिसाब से वहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ के सिटीजन्स होते हैं उनको एनरोल किया जाता है, एडवोकेट्स को, ठीक है। आगे चलते हैं। दैट द पर्सन हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स, मतलब कि 21 ईयर्स की एज कंप्लीट की होनी चाहिए। मतलब कि अगर उसको एनरोल कराना है तो उसकी कंडीशन बताइए इनमें 24 सेक्शन के अंडर ही बता रहा हूँ मैं सब कुछ ये, ठीक है। उसको 21 ईयर्स कंप्लीट की होनी चाहिए अपनी एज एज एन एडवोकेट। ही हैज़ ऑब्टेन्ड अ डिग्री ऑफ लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर दिस पर्पस। देखिए इस पॉइंट में कहा गया है कि जो लॉ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो मतलब कि रिकॉग्नाइज होनी चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, ठीक है, एफिलिएटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर उसी के बेसिस पर उसको डिग्री मिलेगी और उसी डिग्री के बेसिस पर वो एज एन एडवोकेट एनरोल करा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सी पॉइंट पे हो गया। अब हम आगे चलते हैं इसमें। ही फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स मेड बाय द स्टेट बार काउंसिल, मतलब कि जो भी स्टेट बार काउंसिल के रूल्स होंगे, रूल्स उसने प्रेस्क्राइब किए होंगे, ठीक है, तो उसने अपनी कंडीशन में दी होगी उसमें, तो उसको फुलफिल किया होना चाहिए, ठीक है। तो उस पॉइंट में कहा गया है ही हैज़ पेड द रिक्विजिट एनरोलमेंट फी टू द स्टेट बार काउंसिल, मतलब कि एनरोल कराने के लिए एज एन एडवोकेट तो उसको कुछ फ़ी भी पे करनी होती है स्टेट बार काउंसिल में। हाउएवर द एनरोलमेंट फ़ी पेबल बाय द मेंबर्स ऑफ द SCs एंड STs इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ दिस अमाउंट, मतलब कि अगर इसमें 3 कैटेगरी के बेस पर जो एनरोलमेंट फीस होती है उसको पे करना होता है, तो उसको 3 बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है। एक तो SC ST और जनरल। अगर जनरल वाले 100 रुपीज़ देते हैं तो फिर जो SC ST वाले होते हैं उनको उनका हाफ पैसा देना होगा, अमाउंट देना होगा उनको हाफ। अगर जनरल वाले 100 रुपीज़ देते हैं तो फिर SC ST वालों को 50 रुपीज़ देने होंगे, ठीक है, तो उनको हाफ हो जाएगा जितना भी जनरल वालों का होगा। तो उनको कुछ मतलब कि हेल्प की जाती है SC ST वालों को, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट से होते हैं, शेड्यूल ट्राइब से होते हैं। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया। ये हमारे क्या हो गए, अब ये 24 सेक्शन के अंडर में थी जितनी भी कंडीशन हमने पढ़ी है, ठीक है, ये 24 सेक्शन के अंडर में थी। ये हमने क्या थी, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जाना है। तो अब हम इसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, इसके क्या डिस्क्वालिफिकेशन थे। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 24A आता है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 24A, और 24 में आता है क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसके अंदर कंडीशन भी बताई गई है। वो हमने 24 में पढ़ा था। 24A में डिस्क्वालिफिकेशन आएगा, ठीक है, एडवोकेट की क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, उसको एनरोलमेंट से कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है हम देखते हैं इसमें। अंडर द 24A सेक्शन ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 लेस डाउन द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट, मतलब कि 24A सेक्शन के एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर में जो एनरोलमेंट से डिस्क्वालीफाई किया जाता है एडवोकेट को, ठीक है। ए पर्सन हु इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और एन ऑफेंस अंडर द सिविल राइट्स एक्ट 1955 शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, मतलब कि जो भी एडवोकेट कन्विक्ट किया जाता है ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल, मतलब कि मॉरली अगर पब्लिक प्लेस पर उसने कुछ इमोरल ऑफेंस किया है, ठीक है, और अंडर दी सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंडर उसने कोई ऑफेंस किया है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसकी एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट, ठीक है, उसको एनरोल्ड उससे छीन लिया जाएगा, ठीक है।
तो इस पॉइंट में यही था डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। और इसका नेक्स्ट पॉइंट बताता है डिस्क्वालिफिकेशन से ही, हाउएवर द डिस्क्वालिफिकेशन शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिलीज। मतलब कि जब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसके डिस्क्वालीफाई होने के टाइम पर उसके आने वाले 2 साल के बाद उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता था ना, तो उसको उससे रिलीज किया जाएगा, ठीक है, 2 साल के बाद में, ठीक है, उसको अब अनडिस्क्वालीफाई किया जाएगा 2 साल के बाद में। तो ये हमारे डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। अब हम चलते हैं अपने 2 क्लासेस ऑफ एडवोकेट, जिस तरह से हमने ऊपर भी देखा था। वहाँ पे हमारा थोड़े पहले जब स्टार्टिंग में हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो हमने उसमें भी 2 क्लासेस ऑफ एडवोकेट देखा था। एक तो सीनियर एडवोकेट हो गए और अदर एडवोकेट हो गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द एक्ट मेक प्रोविजन फॉर 2 classes ऑफ एडवोकेट, दैट इज सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट्स। मतलब कि 2 प्रोविजन, मतलब कि 2 क्लासेस में एडवोकेट को डिवाइड किया जाता है, सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू डेजिग्नेट सम एडवोकेट्स एज अ सीनियर एडवोकेट बाय वर्च्यू ऑफ देयर एबिलिटीज और स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो पावर डेजिग्नेट करते हैं एडवोकेट को, जो सीनियर एडवोकेट होते हैं उनको क्या, उनकी मतलब कि उनकी एबिलिटी होती है और जो उनको स्पेशल नॉलेज होती है, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर उनको सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट नाम देते हैं उनको, ठीक है, उनको डेजिग्नेशन देती है सीनियर एडवोकेट की। अगर कोई एक्सपीरियंस उनको होता है, स्पेशल नॉलेज होती है उनको, ठीक है, एबिलिटीज होती है उनके अंदर, तो उसी बेसिस पर उनको सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन नाम दिया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये हो गया हमारा। अब हम चलते आगे इसी में ही। हाउएवर देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस इन दिस प्रैक्टिसेस व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन दी सम सीनियर एडवोकेट्स बाय द रूल्स फ्रेम्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए इस पॉइंट में क्या गया है कि जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा उनके ऊपर कुछ इम्पोज की जाती हैं, ठीक है, जो वो रूल जो फ्रेम करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो सीनियर एडवोकेट होते हैं उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ऑन दी प्रैक्टिस, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, कौन सा है, 2 क्लासेस ऑफ एडवोकेट्स। तो आगे चलते हैं हम इसमें। अभी हमने सेक्शन कौन सा देखा था, 24A। अब हम देखते हैं हमने सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है, ऑफ द एडवोकेट एक्ट एम्पावर्स द स्टेट बार काउंसिल टू कॉन्स्टिट्यूट द स्पेशल कमेटी अदर देन द डिसिप्लिनरी कमेटी सच एज एनरोलमेंट कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी एक्सेट्रा। मतलब कि सेक्शन 10 में कहा गया है कि जो एडवोकेट एक्ट है ये एम्पावर करता है स्टेट बार काउंसिल को टू कॉन्स्टिट्यूट द स्पेशल कमेटी, मतलब कि स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है, एस्टैब्लिश करने के लिए, अदर देन द डिसिप्लिन कमेटी, मतलब कि जो स्पेशल कमेटी है वो सच एज एनरोलमेंट कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी एक्सेट्रा इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, अदर देन दी डिसिप्लिनरी कमेटी, ठीक है। तो सेक्शन 10 में यही है। और सेक्शन 15 में क्या गया है, एम्पावर्स द स्टेट बार काउंसिल टू मेक रूल्स, मतलब कि स्टेट बार काउंसिल को एम्पावर्ड किया गया है सेक्शन 15 के अंदर रूल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये छोटा सा था। तो ये हमारे सेक्शन 10 में हो गया, सेक्शन 15 भी हो गया, सेक्शन 24 हो गया, सेक्शन 24A हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट, मतलब कि क्या पनिशमेंट हो गया एडवोकेट को उसके मिसकंडक्ट पर, ठीक है। तो देखते हैं सेक्शन 45। सेक्शन 45 में क्या गया है, प्रोवाइड्स द पेनल्टी फॉर इलीगली प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट्स और बिफोर अदर अथॉरिटीज। मतलब कि अगर कोई भी एडवोकेट इन प्रैक्टिस इन द कोर्ट, अगर कोई भी इलीगल कोई वर्क करता है, ठीक है, किसके सामने, अदर अथॉरिटीज़ के सामने और कोर्ट्स के अंदर में, ठीक है, तो फिर उसको मतलब कि पेनल्टी देनी होगी, ठीक है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। आगे देखते हैं इसमें इसके अंदर कुछ पॉइंट है सेक्शन 45 के अंदर ही, देखते हैं इनके अंदर क्या है। द स्टेट बार काउंसिल में इधर बाय इट्स इमोशंस और एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय एनी पर्सन इंटरेस्टेड विड्रॉ प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट्स डिसिप्लिनरी कमेटी एंड डायरेक्ट द इंक्वायरी टू बी मेड बाय एनी अदर डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। देखिए इसमें कहा गया है कि जो स्टेट बार काउंसिल है उसने अगर वो अपने इमोशंस पर, ठीक है, वो खुद भी इमोशन सुओ मोटो एक्शन ले सकती है और किसी एप्लीकेशन पर, ठीक है, मेड इट बाय एनी पर्सन, मतलब किसी पर्सन के द्वारा अगर कोई एप्लीकेशन दी जाती है बाई स्टेट बार काउंसिल में, ठीक है, या फिर अपने आप ही स्टेट बार काउंसिल इमोशन लेती है,
ठीक है। इंटरेस्टेड विड्रॉ मतलब कि विड्रॉ करने के लिए प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट डिसिप्लिनरी, मतलब कि डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है उसको विड्रॉ करने के लिए, एंड डायरेक्ट द इंक्वायरी टू बी मेड बाय एनी अदर डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, मतलब कि डिसिप्लिनरी कमेटी से जो पेंडिंग केस है इसके अंदर चल रहा है डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर, तो उसको ट्रांसफर कर सकती है स्टेट बार काउंसिल किसी और डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑफ द स्टेट बार काउंसिल में, ठीक है। तो इसमें यही था पॉइंट में। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट, द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल आफ्टर गिविंग द एडवोकेट कंसर्न एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड मे मेड एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, मतलब कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी स्टेट बार काउंसिल की है वो मतलब कि एडवोकेट को पर कोई भी अगर कोई भी केस चलता है, ठीक है, अगर वो कोई भी इलीगल वर्क करता है तो उसको सबसे पहले दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, ठीक है। तो फिर जो डिसिप्लिनरी कमेटी है स्टेट बार काउंसिल की वो एडवोकेट को सुनेगी, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी देगी सुनने के लिए। उसके बाद इसके अंदर कुछ फॉलोइंग ऑर्डर दिए गए हैं, क्या क्या सुनने के बाद उसके साथ क्या होगा एडवोकेट को मतलब कि क्या सजा दी जाएगी। तो इसमें 3 पॉइंट देखते हैं। सस्पेंड द एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिस फॉर सच पीरियड एज इट मेड हिम फिट, मतलब कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उस एडवोकेट को सस्पेंड कर सकती है अपनी प्रैक्टिस से, मतलब कि प्रैक्टिस फॉर सच पीरियड एज इट डीम फिट, मतलब कि कुछ पीरियड देगी, 1 साल 2 साल 5 साल इस तरह का पीरियड होगा, उसको डिसमिस मतलब कि उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा अपने प्रैक्टिस से, मतलब कि वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। और सेकंड पॉइंट में कहा गया रिमूव द नेम ऑफ द एडवोकेट फ्रॉम द स्टेट रोल, मतलब कि उसको रिमूव कर दिया जाएगा स्टेट रोल से, जो भी उसका स्टेट में रोल किया गया उसका जो रिकॉर्ड रखा गया उसको रिमूव कर दिया जाएगा वहाँ से। और थर्ड पॉइंट में है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन द एडवोकेट इज डिबार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी, मतलब कि जब भी उसको सस्पेंड किया जाएगा एडवोकेट को, उसको डिबार्ड कर दिया जाएगा अपनी प्रैक्टिस से, मतलब कि फिर वो कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट में यही था इसमें सेक्शन 45 में। सेक्शन 45 हो गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल एजुकेशन, मतलब कि लीगल एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा देखते हैं। The Bar Council of India has been given power to frame rules governing legal education system, मतलब कि जो लीगल एजुकेशन सिस्टम है उसको मतलब कि उसके अंदर कुछ रूल्स फ्रेम करेगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको कुछ पावर भी देगी। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर का ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन भी ये अपने पास ही रखती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल एजुकेशन भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं राइट टू प्रैक्टिस, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, बस इसके बाद खत्म है। ए पर्सन हु इज नॉट एनरोल्ड एज एन एडवोकेट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ अनलेस ही इज एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, मतलब इसमें कहा गया है कि जो राइट टू प्रैक्टिस है वो राइट टू प्रैक्टिस उसी को दी जाएगी जो एनरोल्ड होगा। अगर कोई भी एडवोकेट एनरोल नहीं किया गया है तो फिर वो कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, उसको एनरोल होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। इस पॉइंट में यही था। एवरी एडवोकेट वॉज नेम इज एंटर्ड इन द स्टेट बार काउंसिल रोल शैल बी एंटाइटल्ड द राइट टू प्रैक्टिस थ्रू आउट द टेरिटरीज इन विच द एडवोकेट एक्ट 1961 अप्लाइज, मतलब कि अगर किसी एडवोकेट का एनरोलमेंट हो चुका है स्टेट बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल को लेके चलते हैं हम, स्टेट बार काउंसिल में उसका एनरोलमेंट हो गया है तो फिर वो अपने स्टेट के बेसिस पर ही वहीं पर ही मतलब तो प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961। लेकिन अगर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल होता है तो फिर वो इंडिया में कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन स्टेट बार काउंसिल में अगर वो एनरोलमेंट कराता है तो फिर वो स्टेट के अंदर ही प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, अंडर दी एडवोकेट एक्ट 1961। तो ये हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं ये हमारा इंडियन लीगल हिस्ट्री है, इंडियन लीगल हिस्ट्री चल रहा है हमारा ये, और इसमें हमने सिर्फ इसके हिस्ट्री के बारे में जाना है, मतलब कि स्टार्टिंग में आई थी, ये कैसे आई थी, ठीक है, किस कमीशन जो लॉ कमीशन थे उसने कैसे अपने किस रिपोर्ट में ये लाई थी, ठीक है, इसने गवर्नमेंट को किस तरह से सजेस्ट किया था। तो इसमें यही था हमारा, मतलब कि इसके अंदर मैंने आपको एक नेचर बताया है एडवोकेट एक्ट का, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे एडवोकेट एक्ट को डीपली, उसके अंदर काफ़ी सेक्शन होंगे, ठीक है, उनके सभी सेक्शन को हम देखेंगे अच्छे से, उनके अंदर जो उनके फंक्शन है उनको देखेंगे, ठीक है, इनके अंदर कितनी पावर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की और स्टेट बार काउंसिल की, उनको हम अच्छे से देखेंगे। ये हमने एक नेचर देखा है इंडियन लीगल हिस्ट्री के तौर पर। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम
अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन जल्द से जल्द कर लीजिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।